तो आइए उत्तराखंड इतिहास सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने का कार्य जो हमने प्रारंभ किया है पिछले वीडियो में, उसे हम आगे लेकर के चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि खरपड़देव वंश के विषय में हम आगे बताएंगे। खरपड़देव वंश, इसके संस्थापक खरपड़देव ही थे। स्रोत जो इसकी जानकारी का हमें जो स्रोत प्राप्त होता है खरपड़देव वंश के विषय में, तो बागेश्वर का त्रिभुवन राज शिलालेख। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख। और बागेश्वर का जो त्रिभुवन राज शिलालेख है वह खरपड़देव वंश के विषय में जानकारी हमें देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले कि त्रिभुवन राज शिलालेख कहाँ पर स्थित है, तो बागेश्वर में स्थित है। और किस राजवंश की ये जानकारी देता है, तो खरपड़देव वंश की जानकारी हमें प्राप्त कराता है बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख। तो बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से संबंधित यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुवन राज शिलालेख किस स्थान से संबंधित है या किस स्थान पर था, तो बागेश्वर में था त्रिभुवन राज शिलालेख। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि बागेश्वर में जो त्रिभुवन राज शिलालेख स्थापित था वह हमें किस राजवंश के विषय में जानकारी देता है, तो खरपड़देव वंश के विषय में जानकारी देता है बागेश्वर का त्रिभुवन राज शिलालेख। देखिए आगे आता है निम्बर वंश। कार्तिकेयपुर का द्वितीय परिवार इसे माना जाता है। तो निम्बर वंश जो इसे खरपड़देव वंश है, ये कार्तिकेयपुर के ही परिवार है ये। और इसके बाद आता है निम्बर वंश। निम्बर वंश को भी कार्तिकेयपुर का द्वितीय परिवार माना जाता है। संस्थापक इसके निम्बर देव थे। तो सिंपल है, संस्थापक तो कि खरपड़देव ही संस्थापक था, और निम्बर वंश का जो संस्थापक था वो निम्बर देव है। उल्लेख पांडुकेश्वर जोशीमठ के ताम्रपत्र। अब देखिए खरपड़देव के विषय में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से। यहाँ पे अगर निम्बर वंश के विषय में पूछेगा कि आपको निम्बर वंश के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो पांडुकेश्वर उल्लेख जो है, निम्बर वंश का जो उल्लेख जो जानकारी हमें प्राप्त होती है पांडुकेश्वर जोशीमठ के ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होती है। तो पांडुकेश्वर जोशीमठ के ताम्रपत्र को आपको निम्बर वंश के संबंध में याद रखना है, और बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख को आपको जो है खरपड़देव वंश के विषय में ध्यान में रखना है। बस ये 2 चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है इष्टगण। इष्टगण ये जो है एक राजा था निम्बर वंश का। इसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। देखो इष्टगण को हम इस संबंध में याद रख सकते हैं कि कौन सा वह राजा था जिसने, प्राचीन राजा था सबसे पहले जिसने जो है संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, तो ये इष्टगण थे। तो इष्टगण ने जो है अजय पाल की तरह कार्य करने का प्रारंभ किया था, किंतु वो सक्सेस नहीं हो पाए थे ना, तो इन्होंने भी जो है संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इसके बाद आता है ललित सुरदेव। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कली कलिकाम्पक कलिकाम्पक में मग्न धरती के लिए वराह अवतार बताया गया है। तो इसको जो है वराह अवतार किसे बताया गया है, जो वराह अवतार की जो उपाधि दी गई है वह आपको ललित सुरदेव को दी गई है। ललित सुरदेव के विषय में आपको यही ध्यान रखना है कि इनको वराह अवतार की उपाधि दी गई है एक तो, और दूसरा इसके विषय में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। पांडुकेश्वर वही ताम्रपत्र जिससे निम्बर वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमें ललित सुरदेव के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद भूदेव आता है निम्बर वंश का अगला शासक, और निम्बर वंश का यह अंतिम शासक भी है भूदेव। और भूदेव ने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने जो है बैजनाथ मंदिर के निर्माण में जो है सहायता की थी, तो भूदेव का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है सिलोड़ आदित्य वंश। यहाँ पे यह कार्तिकेयपुर वंश का ही तीसरा परिवार था, कार्तिकेयपुर का तीसरा परिवार था जिसे सिलोड़ आदित्य कहा जाता है। तो कार्तिकेयपुर का तीसरा परिवार आप किसे मानेंगे, सिलोड़ आदित्य वंश को। संस्थापक इसके इच्छर देव थे। तो सिलोड़ आदित्य वंश यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिलोड़ आदित्य वंश के संस्थापक जो है इच्छर देव थे। जैसे कि निम्बर वंश के निम्बर थे, खरपड़देव वंश के खरपड़देव थे, लेकिन सिलोड़ आदित्य वंश के संस्थापक को आपको इच्छर देव के नाम से ध्यान में रखना था। शंकराचार्य का उल्लेख जो है उत्तराखंड में आगमन जो है, शंकराचार्य का उत्तराखंड में जो आगमन था वो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में कि शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में, यानी कि कत्यूरियों के शासनकाल में ही जो हमारे शंकराचार्य जी थे वह उत्तराखंड आए थे।
820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपना शरीर त्याग कर दिया था। तो ये जो है शंकराचार्य जी के विषय में है कि इन्होंने 820 ईस्वी में क्या किया था, केदारनाथ में अपना शरीर त्याग कर दिया था शंकराचार्य ने। ठीक है। कत्यूरी राजवंश का जो प्रशासन था, इसमें कुछ पदाधिकारी हैं, उनके नाम जो है और उनके जो पद हैं, जो कार्य हैं, उनके विषय में आपको पूछा जा सकता है, मिलान करने के लिए आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है प्रांतपाल। तो प्रांतपाल का जो कार्य था वह सीमाओं की सुरक्षा करना था। उसके बाद आता है घटपाल, यह गिरिद्वारों का रक्षक था। तो आपसे पूछेगा प्रांतपाल, तो आपको ध्यान रखना है सीमाओं की सुरक्षा करने वाले को प्रांतपाल कहा जाता था। गिरिद्वारों का रक्षक घटपाल होता था। और उसके बाद आता है वर्मपाल। वर्मपाल जो है सीमावर्ती भागों में आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखता था। तो ये सीसीटीवी कैमरा था भाई इनका, कार्तिकेयपुर का वर्मपाल। वर्मपाल यानी कि सीसीटीवी कैमरे से आपको वर्मपाल को ध्यान में रखना है कि आने जाने वालों पर जो नज़र रखता था वह वर्मपाल था कार्तिकेयपुर राजवंश में। इसके बाद एक नरपति इनका जो उपाधि थी, जो प्रशासन में जो पद था नरपति का था। नदी घाटों पर आगमन की सुविधा व कर वसूली का कार्य करता था नरपति। तो नरपति एक किस्म से इनका जो है कर वसूल करने वाला, इसको आप समझ सकते हैं सेल टैक्स या इनकम टैक्स से संबंधित अधिकारी नरपति को मान लो आप। नदी घाटों में आगमन की सुविधा व कर वसूली करने का कार्य नरपति करता है। अब इनके जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे कार्तिकेयपुर राजवंश के, वो थे दोषापराधिक, दशाध्य साधिक, चरोद्वारणिक। कर अधिकारी इनके थे भोगपति, भट्ट और चार परसार। कार्तिकपुर राजवंश का प्रशासन, तो अगले वीडियो में हम कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासन के विषय में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये शॉर्ट्स वीडियो आपको जो है कार्तिकेयपुर राजवंश के विषय में जानकारी देता है।